हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? चलिए आज हम फिर जो है शुरू करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में लाइट जो है प्रकाश वाला टॉपिक चल रहा था, और उसमें ये तीसरा चैप्टर है प्रकाशिकी का। इंटरमीडिएट की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन तथा लेंस। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, जो बोर्ड में अक्सर आता है, तो वो हम आपको आज बताएंगे कि दो होते हैं। एक तो गोली पृष्ठ जो है दो प्रकार के होते हैं, अवतल गोली पृष्ठ और उत्तल गोली पृष्ठ। तो इनके अपवर्तन का सूत्र का निगमन किसी एक का पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इन दोनों में से। पहले फर्स्ट का अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निगमन। अब चूंकि समय बचाने के लिए हम चित्र पहले बना लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पहले चित्र बनाओ फिर उसको समझाएं। तो हमने क्या किया, पहले हमने फिगर को बना लिया है, और इसका जो है ये मैं आपको बताऊं, ये S और S1 और S2 एक गोली अवतल पृष्ठ है। पिछले चैप्टरों में आपने अवतल दर्पण गोली और उत्तल दर्पण पढ़े हैं। तो ये जो पृष्ठ होता है ये जो है क्या है, अवतल गोली पृष्ठ है। S1 और S2 क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ है। S1 S2 एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, जिसके OP ये वाली जो है इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष है। जिसकी OP एक मुख्य अक्ष है, जिसके बिंदु O पर वस्तु रखी है। वस्तु से चलने वाली किरणें बिंदु A पर अपवर्तित हो जाती हैं, बिंदु A से अपवर्तित हो जाती हैं। और ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा है अपवर्तन के नियम में, कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, हवा विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, तो ये अविलंब होता है। अविलंब हम लोग जानते हैं, किसी पृष्ठ पर लंब को अविलंब कहते हैं। तो ये हमने लिख दिया है, ये क्या है, अविलंब है। CN क्या है, अविलंब है। तो जब कोई आपकी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हमने पहले भी आपको बताया था कि यदि वो विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुक जाती है, और वो सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये अविलंब की ओर झुकेगी, जबकि प्रकाश सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा न जाके क्या होता है कि वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अविलंब की ओर झुक गई। इसको हमने पीछे मिलाया तो ऐसा लगता है कि ये I से आती हुई प्रतीत होती है। अतः वस्तु O का बिंदु I पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है भाई। तो ये फिर हमने क्या किया, A से और मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक लंब गिरा दिया है, जिसे हम AM कहते हैं। तो ये इसकी भाषा आपको लिखनी है, मैं आपको बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ। तो आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो पेन और कॉपी लेके बैठिए, मैं बोल रहा हूँ, आप फिगर बना लीजिए और इसकी भाषा हम दिखा रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे कि मानक S1 S2 एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, S1 S2 एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, जिसके मुख्य अक्ष OP के बिंदु O पर वस्तु रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें बिंदु A पर आपतित होती हैं। ठीक है, बिंदु A पर आपतित होती हैं तथा AB अपवर्तित किरण अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित हो जाती है।
ठीक है, दूसरे माध्यम में जाएंगे तो अपवर्तित हो जाती हैं। तो ये किरण जो AM है ये अपवर्तित होती है। अतः वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। ठीक है, प्रतिबिंब I ये आभासी, जब हम पीछे मिलाते हैं इसको तो ये यहीं मिलती हुई है, क्योंकि विचलित हो जाती है पीछे, ऐसा लगता है ये किरण यहाँ से आ रही है, प्रतीत हो रही है। तो प्रतीत होती है तो वो काल्पनिक बात हो जाती है। तो ये आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिंदु A पर आपतन कोण, हमने आपको बताया था कि आने वाली किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे क्या कहते हैं, हम आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, कोण OAC बराबर I। आपतन कोण हमारा I होता है, तो OAC क्या हो गया I। और अपवर्तन कोण IAC ये आपतित किरण है। अब आपतित किरण जो है, अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बना है उसे R कहते हैं। आपतन कोण जिसे अपवर्तन कोण R कहते हैं। तो ये R यहाँ पे बनेगा। अब ये इस तरह कोण जो होता है आपने देखा होगा इस तरह करके, तो ये जब कोण R है तो फिर ये वाला कोण भी R होगा। तो इसलिए ये किरण और ये किरण, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये अपवर्तन कोण R हो गया। तो कोण IAC C=R, ये अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, तथा बिंदु A से AM लंब डालते हैं। ये भाषा होगी, लंब डालते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब वस्तु O, प्रतिबिंब I तथा अविलंब C मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, ये इमेज हो गई। प्रतिबिंब बीटा कोण बनाता है, ये अवलंब है, अवलंब जो मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। तो वस्तु A, O, I और C मुख्य अक्ष के साथ अल्फा बीटा कोण बनाते हैं। तो त्रिभुज OAC में गामा बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण है। और हम जानते हैं कि जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो ये इस त्रिभुज की बात करें OAC में, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ये हम समझने के लिए ये इतना होगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज क्या है, OAC में जो गामा है वो क्या है, इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है।
और बहिष्कोण क्या होता है कि अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे कि आई निकाल लीजिए, आई इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ एक चीज और कर लीजिए यहाँ पर कि यानी कि ओ पी बराबर माइनस यू और ओ आई पी माइनस बी और सी पी बराबर माइनस आर। ये सारी दूरियां देखो, ओ से पी यू हो गया, आई से बी हो गया और ये सी, ये दूरियां हमने यहाँ से लिख ली। चलिए, तो ये हमारा आई आ गया। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, ये जो हमने निकाला था इसको आप याद कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज आई ए सी में गामा बहिष्कोण। ठीक है, तो यहाँ भी गामा बहिष्कोण है, तो गामा बहिष्कोण है तो गामा इज इक्वल टू अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये अंतः कोण क्या है, आर, तो ये क्या हो जाएगा आर और ये क्या था बीटा, तो आर प्लस बीटा हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। यहाँ से हमें क्या निकालना है आर, तो आर निकलेंगे गामा माइनस बीटा हो गया, ये हो गया दूसरा। अब ये आप ये पूछ सकते हैं कि आई और आर क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र का निगमन कर रहे हैं। किसका सूत्र का निगमन कर रहे हैं, अपवर्तन के सूत्र में। अच्छा, अपवर्तन के जो नियम पढ़े हैं उसमें स्नेल का नियम होता है और स्नेल के नियम में आई और आर आते हैं। आपको ध्यान हो, स्नेल का नियम आपने याद किया हो, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक या नियतांक, तो उसमें आई और आर आते हैं। इसलिए हमें दिमाग में ये रखना है कि इससे जो आई और आर के मान हमें निकालने हैं, क्योंकि अपवर्तन की व्याख्या केवल जो है अपवर्तन के सूत्र से ही निकलती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए फिर देखते हैं। नोट करिए फटाफट। हो गया, लिख लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये हमने आई और आर के मान निकाल लिए हैं और आई आर के मान हमें यही अपवर्तन के सूत्र में हमें जरूरत पड़ेगी, आई और आर के मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से तो हमने पढ़ा है स्नेल का नियम कि 1 and 2, या आप ऐसा करें यानी कि 1 and 2, या इसको कर लीजिए n2 बटे n1। हमने आपको पहले बताया था कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होता है ना। तो 1 and 2, तो नीचे वाला n2 ऊपर वाला n1, ये हो जाएगा हमारा साइन आई बटे साइन आर। समीकरण हो गया तीसरा। तो समीकरण 1 व 2 से आई व आर के मान रखने पर, चलिए आई और आर के मान रखेंगे, ऊपर वाला मिटाल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा n2 बटे n1 इज इक्वल टू साइन गामा माइनस अल्फा बटे साइन गामा माइनस बीटा। चूंकि अल्फा बीटा व गामा बहुत अल्प हैं, अतः साइन को छोड़ा जा सकता है। साइन को छोड़ दीजिए, तो n2 बटे n1 इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा। कैंची मार दो, तो n2 गामा माइनस बीटा, n1
गामा माइनस एल्फा, अंदर गुणा कर लीजिए, n2 गामा माइनस n2 बीटा बराबर n1 गामा माइनस n1 एल्फा। गामा वाले पद एक जगह कर लीजिए, तो ये गामा का पद इधर ले आइए, तो गामा माइनस n1 गामा, बीटा इधर ले जाइए, प्लस हो गया बीटा माइनस n1, इसमें गामा कॉमन ले लीजिए, n2 माइनस n1, और ये जैसा का तैसा बीटा माइनस एल्फा, ये समीकरण हो गया 4। इससे ज़्यादा इसको हम हल नहीं कर पाएंगे। तो हम एक बार फिर आपको बताते हैं कि हमने क्या किया, ये सारी भाषा लिख ली। एक बार फिर हम आपको बता रहे कि माना S1 S2 एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष OP के बिंदु O पर वस्तु रखी है जो बिंदु A पर आपतित होती है और ये A भी अपवर्तित हो जाती है। तो जिसका आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R होता है, ये पहले आप जानते हैं। ये वस्तु का ध्रुव से दूरी u होती है, ये आप पहले आपको हमने बताया, याद रखना, रट लीजिए। प्रतिबिंब की दूरी v होती है और वक्रता त्रिज्या r होती है। तो c p जो है वो r है, ये v है और ये सारी दूरियां लिख ली हमने। यदि वस्तु अल्फा, प्रतिबिंब बीटा और अविलंब गामा कोण बनाए तो फिर हम पहले ये त्रिभुज लेंगे, फिर ये त्रिभुज लेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज वो हमने त्रिभुज लिए हैं। तो त्रिभुज में ये जो अल्फा है वो क्या है, बहिष्कोण होता है। बहिष्कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ से हमने एक बार अल्फा निकाल लिया, आई निकाल लिया, दूसरी तरफ आर निकाल लिया, और फिर उसके बाद अपवर्तन के सूत्र के लिए स्नेल का नियम का होना बहुत जरूरी है। तो स्नेल का नियम लगा दिया, इसमें हमने आई और आर के मान लगा दिए। फिर हमने, चूंकि अल्फा बीटा गामा बहुत अल्प होते हैं, इसलिए हम साइन की जगह साइन को छोड़ देंगे। तो साइन को छोड़ने के बाद फिर हम ऐसे करके इसे सॉल्व कर लाएंगे। चलिए अब आगे क्या करेंगे, ये इससे ज़्यादा हल नहीं होगा। अब आगे हम अगला जो है वो करेंगे कि यहाँ से जो अल्फा बीटा गामा है इनके मान निकालने हैं, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा के मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि अब समकोण त्रिभुज कौन सा, O M A में tan लगा दो, tan अल्फा बराबर, ये हमारा होता है लंब बटे आधार। तो tan अल्फा इज इक्वल टू लंब हो गया हमारा AM और आधार हो गया हमारा OM, ठीक है। और इसी प्रकार समकोण त्रिभुज IMA में tan बीटा इज इक्वल टू AM बटे IM हो जाएगा, लंब बटे आधार। यहाँ भी हमने लगा दिया लंब बटे आधार। और समकोण त्रिभुज CMA में tan बीटा गामा इज इक्वल टू AM बटे CM, ठीक है। यहाँ भी वही बात लिखेंगे, चूंकि आप चाहें तो इनको समीकरण डाल सकते हैं, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। चूंकि अल्फा बीटा व गामा बहुत अल्प है, अतः tan को छोड़ा जा सकता है। तो इनको छोड़ दीजिए, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, AM बटे OM, कॉमा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AM बटे IM, और गामा इज इक्वल टू हो जाएगा AM बटे CM। ये सारे tan हटा दो, तो अल्फा बराबर ये हो गया, बीटा बराबर ये हो गया, गामा बराबर ये हो गया। जैसे यहाँ पर हमने साइन छोड़ा था, ये साइन हट गया, बाकी कैंची मार दी, और यहाँ पर हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार ये हमने समकोण त्रिभुज में वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हमने तीनों को निकाल लिए। और फिर उसके बाद क्या किया कि tan को छोड़ दिया। tan को छोड़ने के बाद अल्फा बीटा के मान आ गए। ये मान जो है
समीकरण 4 में रखो यहाँ। तो गामा का मान देखो ये है, ये जो मान है ये यहाँ रखेंगे, ये मान जो है वो यहाँ रखेंगे, ये मान जो है वो यहाँ रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, AM बटे CM कोष्टक N2 माइनस N1 बराबर N2 AM बटे IM माइनस N1 AM बटे OM। अल्फा का मान ये वाला यहाँ रख दिया हमने, बीटा का मान ये यहाँ रख दिया हमने, और गामा का मान ये हमने यहाँ रख दिया। तो ये मान समीकरण 4 में रखने पर रख दिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ आपको बताते हैं। तो चलो इधर कभी कर देते हैं, इधर जगह है। चलिए, तो इसके बाद देखो AM, यहाँ से AM कॉमन ले लो, तो AM बटे CM और N2 माइनस के N1, यहाँ पर हम AM कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ AM कॉमन लेंगे तो N2 बटे IM माइनस N1 बटे OM। इस AM से ये M कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा कि 1/CM N2 माइनस N1 और N2 बटे IC माइनस N1 बटे OM। इसे समीकरण अगला डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे आगे यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा हो गया। चूंकि बिंदु M ध्रुव P के अति निकट है, ये जो P है वो इसके बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत पास में है, तो हम क्या करेंगे कि ये अति निकट है, तो क्या करेंगे हम कि ये जो CM है, CM बराबर CP और IC बराबर IC नहीं होगा, IM होगी M, ये M, तो IM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा IP और OM बराबर हो जाएगा हमारा OP। समीकरण 8 में रखने पर रख दीजिए। तो ये तो हमारा हो जाएगा 1/CP N2 माइनस N1 और N2 बटे IP माइनस N1 बटे OP। ये समीकरण। चित्र से सभी दूरियां रखने पर CP, C और P कितना है R माइनस का, तो ये N2 माइनस N1 बटे माइनस R। N2 IP कितना है माइनस के B माइनस N1 OP कितना है O और P माइनस के U। ये इधर दूरियां माइनस ली जाती हैं, जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि ये इधर की दूरियां माइनस, उधर की दूरियां प्लस ली जाती हैं। इधर से माइनस कॉमन लेके इस माइनस से काट दीजिए। अब इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो N2 माइनस N1 माइनस R और माइनस N2 बटे B N1 बटे U, ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारा N2 माइनस N1 बटे R इज इक्वल टू N2 बटे B N1 बटे, ये हमारा आपका डेरिवेशन आ गया है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था पहले भी कि यदि, यानी कि एक काम करते हैं कि प्रत्येक पद में N1 का भाग दे दो, तो N2 बटे N1, N1 बटे N1 बटे R, N2 बटे N1 बटे B, N1 बटे N1
बटे यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे कट जाएंगे तो n2 बटे n1 बटे r माइनस 1 बराबर n2 बटे n1 बटे b माइनस 1 बटे u, समीकरण 11। अब यहाँ क्या करेंगे, परंतु हमने पढ़ा है कि 1n2 या n बराबर n2 अपॉन n1 रखने पर, तो ये हम रख देंगे यहाँ पर। तो n बटे n माइनस 1 बटे r बराबर n बटे b माइनस 1 अपॉन, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा। इसकी जगह हम जो है 1n2 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लगे कि नहीं हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पर 1n2 माइनस 1 बटे r और 1n2 बटे b माइनस 1 अपॉन u, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये आपका 5 नंबर का डेरिवेशन आता है। बड़ा जरूर है लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके का है, आप इसको करेंगे। सबसे पहले हम आई और आर के मान निकालेंगे, वही कोण से त्रिभुज लेकर 2 त्रिभुज लेंगे, उससे हम आई और आर के मान निकालेंगे। जैसे ही आई आर के मान आ जाए उसके बाद हम स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल का नियम वही साइन आई अपॉन साइन आर बराबर m1n2 होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जैसा कि आपने पिछले विषय में पढ़ा होगा। स्नेल के नियम के बाद फिर हम आई और आर के मान उसमें लगा देंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे और साइन को छोड़ देंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम साइन को छोड़ देते हैं। साइन छोड़ने के बाद फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा में एक हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा, उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर हम वो समकोण त्रिभुज लगाएंगे, उसमें 3 समकोण त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज में tan लगाएंगे लंब बटे आधार करके, फिर वहाँ पर अल्फा बीटा कम होने के बाद tan को छोड़ देंगे। उन अल्फा बीटा के मान वहीं tan अल्फा से निकालेंगे, अल्फा बीटा के मान जैसे निकल आएंगे, फिर उसमें हमने जहाँ समीकरण छोड़ा था उस समीकरण में हम अल्फा बीटा के मान लगा देंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर जो नीचे आएगा उसमें ये ध्यान रखना, ध्रुव जो है P और M बहुत नज़दीक है, इसलिए M की जगह P ही रखा जाएगा, तो M की जगह P रख देंगे। फिर वो सारे मान हम चित्र से उसकी दूरियां लिख देंगे। वस्तु की दूरी ध्रुव से U होती है, प्रतिबिंब की दूरी V होती है और वक्रता त्रिज्या R होती है। क्योंकि ये सारी दूरियां लेफ्ट साइड में होती हैं और लेफ्ट साइड की सारी दूरियां माइनस में ली जाती हैं, इसलिए वो सारी दूरियां U, B और R के मान माइनस में लगाने होंगे। माइनस में लगाने के बाद फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस काट देंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा समीकरण और तरह तरह से पूछा जाता है, जैसे ये भी एक बार आता है, फिर इस तरह भी आता है और फिर इस तरह भी आता है। तो ये से ये बनाने के लिए फिर हमने क्या किया, इसमें प्रत्येक पद में n1 का भाग दे दिया और भाग देने के बाद फिर हमें ये मिल गया 1n2 अपॉन n1, ये हम जानते हैं 1n2 होता है या n होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर हमने लगा के ये हमारा पूरा डेरिवेशन विधिवत तरीके से आपको बताया गया। अपेक्षा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, करिए नोट।